अभिषेक से मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, लगभग वो आपका चैप्टर पूरा हो चुका है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी सारे हमने बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप मिस नहीं करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे उससे भी। तो अगला जो चैप्टर हम लेने वाले हैं आज है वो है बीज गणित। जो इकाई है बीज गणित, बीज गणित जो यूनिट है, पहले तो समझ लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस आपके पेपर के हिसाब से क्या है। तो बीज गणित जो चैप्टर है वो करीब ये मान के चलिए 18 से 20 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा नंबर का जो चैप्टर पूछा जाएगा वो है बीज गणित। सबसे ज्यादा कोई भी चैप्टर आप ले लीजिए तो उसमें सबसे ज्यादा आपका बीज गणित आएगा। और बीज गणित जो यूनिट है, बीज गणित जो इकाई है, इसके अंतर्गत 4 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है बहुपद, दूसरा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाली रैखिक समीकरण। तीसरा चैप्टर है द्विघात समीकरण। और जो चौथा चैप्टर है वो है समांतर श्रेणी। ये 4 चैप्टर से मिला के 18 से 20 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन इस बार या पिछली बार ये आप जानते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से आपके जो क्लासेस नहीं चल पाई हैं उसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने आपका जो 30% कोर्स कम कर दिया है। 30% हर सब्जेक्ट में कम हुआ है। तो 30% कोर्स जब कम हुआ तो उसमें से आपका जो समांतर श्रेणी चैप्टर है ये आपके कोर्स से हटा दिया गया। इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में समांतर श्रेणी से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं। अब पहला जो चैप्टर था बहुपद में 2 प्रकार के कंटेंट थे। इसमें 2 प्रकार का पार्ट था। इसमें एक था कि बहुपद की शून्याङ्कों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। और दूसरा इसका जो पार्ट है उसमें था विभाजन एल्गोरिथ्म, जिसमें से बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों के जो मध्य संबंध चैप्टर है, ये जो चैप्टर है ये भी आपके कोर्स में नहीं है। इस बार ये भी संबंधों को हटा दिया गया है। तो अब आपके पास देख रहे होंगे, अब केवल इस प्रकार से अगर देखें तो हमारे पास 5 चैप्टर हो जाते थे, 5 टॉपिक हो जाते थे। एक तो बहुपद के शून्याङ्कों था, गुणांकों के मध्य संबंध था, दूसरा विभाजन एल्गोरिथम था, तीसरा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है, और चौथा द्विघात समीकरण है, और 5वां समांतर श्रेणी है, जिसमें से समांतर श्रेणी को हटा दिया गया, ये पॉइंट हटा दिया गया। तो अब बचे आपके पास जो 3 पार्ट बचे, उसमें से एक आपका बचा विभाजन एल्गोरिथ्म, दूसरा है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, और तीसरा है द्विघात समीकरण। तो अब आपके पास यहाँ पर केवल 3 पॉइंट बच रहे हैं। 3 पॉइंट, केवल आप 3 पॉइंट इन 3 पार्टों को पढ़ लेंगे तो आप 18 से 20 नंबर ला सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया है तो उनके लिए भी देर नहीं हुई है। अभी भी 1 महीने का समय है उनके पास। आप पिछले वीडियो देखिए, पिछले वीडियो ज़्यादा बड़े भी नहीं है, 20 से 25 मिनट या 15 मिनट का ही कोई है, या हो सकता है कोई 30 मिनट का, बहुत कोई होगा तो 30 मिनट का है। तो आप उनको देखते रहिए। कितना टाइम लगता है? आप एक दिन में 2 वीडियो देखिए, वो ना देख पाए एक ही देखिए, फिर भी आपका हो जाएगा। तो आप अगर मान लीजिए कंटिन्यूटी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके 70 से 80 नंबर आपके कोई काट नहीं सकता। आप कुछ कैसे भी आए पेपर देने जाए, केवल आप वीडियो देख लीजिए, आपके 70 से 80 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। और आप अगर थोड़ा सा और भी अच्छा लिखते हैं और भी थोड़ा अच्छा से अगर उसको पढ़ लेते हैं तो आप ये मानिए 90 प्लस स्कोर करेंगे। 90 प्लस। वैसे तो हमारे पास जो बच्चे पढ़ चुके हैं उसमें 98 प्लस के बच्चे आए हैं। एक
99 और 98, 100 to 100 तो नहीं आए, लेकिन एक बच्चे का 99 और 98 नंबर तक पहुंचे हैं। आप जानते भी होंगे शायद, संकल्प नाम है, उसने 99 स्कोर किया था। 99 हाई स्कूल में था और 98 उसका मैथ में इंटरमीडिएट में था। तो उसने ये 99 या 98 प्लस स्कोर किया। उसके बाद पूजा देवी, उन्होंने भी हाई स्कूल में 98 नहीं, शायद पूजा नहीं, प्रज्ञा पटेल का है, 98% उसने स्कोर किया था। तो आप ये मान लीजिए, केवल कंटिन्यू क्लास आप देखते रहिए, तो आप मान लेते हैं अगर बहुत कमज़ोर हैं आप, तो भी आप कंटिन्यू अगर क्लास देखेंगे तो आपके 70 से 80% नंबर, 70% से 80% नंबर आपके कहीं नहीं गए। बात समझ में आ गई है? तो अब यहाँ पर बात कर रहे थे अपने जो टॉपिक की, तो इसमें विभाजन एल्गोरिथ्म और दो चरों वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, केवल इतना ही पॉइंट पढ़ना है, जिसमें से विभाजन एल्गोरिथ्म को हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम जो है इससे मुश्किल लगभग ये मान के चलिए 3 या 4 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। बाकी जो दो टॉपिक बचे, आप अगर 18 से 20 नंबर में 3 या नंबर कम कर दीजिए तो आपके 15 से 18 नंबर बचते हैं। तो 15 से जो 18 नंबर है वो केवल आपके इन दो टॉपिक से आने वाले हैं। इन दो टॉपिक से 15 से 18 नंबर, आप केवल इन दो टॉपिक को पढ़ के आप 15 से 18 नंबर कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर द्विघात समीकरण, उसके बाद फिर विभाजन एल्गोरिथम को थोड़ा सा बताएंगे, उसके बारे में समझा देंगे। ज्यादा टॉपिक उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण। एक बार हमने इसकी क्लास देखी, बताई भी थी, थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, बहुत शुरुआत में बताया था, लेकिन बच्चों ने कहा कि त्रिकोणमिति के बारे में सब बता दीजिए, वो थोड़ा सा टफ लग रहा है। तो पहले हम त्रिकोणमिति पढ़ाने लगे, फिर आपकी डिमांड के हिसाब से फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और त्रिज्यखंड से संबंधित समस्याओं को हल करने लगे। अब बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण, पहले तो ये हम समझ लें ये है क्या, इसका मतलब क्या है। जैसे कहा गया दो और चर, ये ऐसे समीकरण जिनमें दो चरों का प्रयोग किया गया हो, वे सब दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे हम कई इक्वेशन लिख देते हैं, जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ x² + ax + b = 0, या दूसरी लिखी है t² + at + b = 0, या ऐसे लिखे ax + by + c = 0, या कि AP + DQ + C = 0। इस तरीके से समीकरण लिखें तो आप यहां पर देख रहे होंगे ये जो समीकरण है इसमें x जो है वो चर है, x चर है, इस वाले में t चर है, इसमें x और y दोनों चर हैं, इसमें p और q ये दो पद चर हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये पहली जो समीकरण है इसमें एक चर है, एक चर, दूसरी समीकरण इसमें भी एक चर, ये समीकरण जो है इसमें दो चर है, दो चर, और इस समीकरण में भी दो चर। तो इस तरीके की जो समीकरण है हम इनके बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। क्लियर हुआ? जिसमें दो चरों से संबंधित समीकरण होंगे वो दो चर समीकरण कहे जाते हैं, दो चरों वाले समीकरण, और उन्हीं समीकरणों को हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण, उसका मानक जो समीकरण होता है, मानक समीकरण वो होता है ax + by + c = 0। इसमें x, y जो है वो चर है, a, b, c ये अचर है, ये चर पद हुए और ये अचर पद हो गए। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से जो समीकरण लिखा जाएगा, ये ax + by
प्लस सी बराबर 0 इसका मानक समीकरण कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत जो भी समीकरण दिए जाएंगे इसी समीकरण से हम तुलना करके ए, बी और सी के मान निकालेंगे। तो अब मान लेते हैं जैसे यहाँ पर तो एक समीकरण, अगर दो समीकरण दी जाए और समीकरणों को हल करने के लिए कहा जाए तो समीकरण को हल करने के लिए अभी उसके बाद बता देंगे 3 विधियां होती हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी होती है विलोपन विधि और तीसरी यहां पर है वज्र गुणन विधि। समीकरण हल करने की ये 3 विधियां हैं। उसके अलावा एक है, इससे ऊपर पहले आप पढ़ेंगे ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि इससे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो समीकरण को हल कैसे करेंगे, 2 समीकरण दी जाएंगी और कहा जाएगा इसको हल करके x, या जैसे समीकरण मान लेते हैं उसमें 2 चर x और y का प्रयोग किया गया है और कहा जाए हल कीजिए, तो 2 समीकरण किस प्रकार से होंगी तो उनको हम लिख लेते हैं बिल्कुल मानक समीकरण जैसे है उसी को हम बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं एक समीकरण a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये पहली समीकरण है और ये दूसरी समीकरण है। तो हम पहले तो ये जाने समीकरण हल कब होंगी और समीकरण कब हल नहीं होंगी। बात करते हैं कि समीकरण हल कब होंगी। जो समीकरण हल हो जाएं उन्हें कहते हैं संगत। क्लियर हुआ। और जो समीकरण हल न हो तो उन्हें कहते हैं असंगत। तो अब यहां पर बात होगी संगत और असंगत की। मतलब अगर समीकरण हल हो जाएंगी, समीकरण हल होने से मतलब x और y के मान निकल आएंगे तो वो समीकरण हल कही जाएंगे, और मान नहीं निकलेंगे तो वो सब हो जाएंगी, कहा जाएगा समीकरण हल नहीं हो रही, मतलब असंगत है। तो असंगत और असंगत की बात करेंगे तो संगत और असंगत कब होगा, तो बात करते हैं संगत और दूसरा है असंगत। तो संगत का मतलब ये हुआ अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो समीकरण संगत कही जाएंगी। संगत कही जाने का मतलब समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। मतलब कहेंगे कि एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय शब्द का मतलब जानते हैं, अद्वितीय। अरे कोई पूछ दे जैसे अद्वितीय, अरे भैया अद्वितीय है क्या, तो अद्वितीय का मतलब है जैसे आप जानते हैं कि जैसे किसी शब्द का विलोम हमें बनाना हो, नहीं समझ में आ रहा, आ लगा दिया है ना, आ लगा देते हैं आगे। तो वैसे ही द्वितीय का विलोम हुआ अद्वितीय। द्वितीय का मतलब क्या होता है जानते हैं, 2। द्वितीय का मतलब 2 और अद्वितीय का मतलब 2 नहीं, मतलब 1 है ना। 2 नहीं मतलब 1। एक ऐसा मान जो केवल एक ही हो हमेशा, वो कहा जाएगा अद्वितीय। मतलब किसी चीज का कोई दूसरा विकल्प न हो उसे कहते हैं अद्वितीय। जैसे बहुविकल्पी पढ़ते हैं, लिखा होता है बहुविकल्पी, मतलब उसमें 4 या 5 विकल्प दिए होते हैं, तो इन्हें बहु मतलब बहुत से, विकल्पी मतलब विकल्प, बहुत से विकल्प है। अद्वितीय का मतलब जिसमें एक से ज्यादा ना हो वो अद्वितीय कहा जाएगा। क्लियर हुआ। एक से ज्यादा ना हो वो अद्वितीय कहेंगे। अद्वितीय का मतलब ये होता है कि दो ऐसे समीकरण जिनको हम हल करें उसमें x और y के यूनिक मान निकले या अद्वितीय मान निकले, उनके अलावा कोई दूसरा मान ना हो, उसे कहेंगे अद्वितीय। तो अगर ये कंडीशन बनेगी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये कहां से लाएंगे, तो a1 पहली समीकरण से, a2 दूसरी समीकरण। a1 क्या है, a1 और a2 है क्या, x, जो x चर है इनके गुणांक हैं। x पहली समीकरण से x का जो गुणांक होगा उसे a1 और दूसरी समीकरण में x का जो गुणांक है उसे a2 कहेंगे। वैसे ही पहली समीकरण में y का जो गुणांक है उसे b1 और y का दूसरी समीकरण में जो गुणांक है उसे
B2 कहा जाएगा। तो यहां से A1 और A2 B1 B2 आएंगे। अगर A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 होता है तो एक अद्वितीय हल कहा जाएगा, समीकरण संगत कही जाएंगी। असंगत में 2 पॉइंट बनते हैं, 2 पॉइंट मतलब A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2, ये है असंगत की, ये असंगत कंडीशन है। अगर दोनों बराबर हो जाती हैं तो समीकरणों को हम हल नहीं कर सकते। हल इसलिए नहीं कर सकते, मान लेते हैं समीकरण बराबर कैसे होंगे, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं, जैसे लिखा है 2x प्लस 3y और प्लस 8 बराबर 0, ऐसे लिखा हुआ है। या फिर लिखा हुआ है दूसरी समीकरण जो है वो 4x प्लस 6y और प्लस 9 बराबर 0, इस तरीके से मान ले लिख देते हैं इसे। तो यहां से अगर हम देखें तो A1 अपान A2 का मान निकालें तो A1 का मान यहां से 2 आएगा और बटा A2 का जो मान है वो है 4। तो ये 2 1 कम 2, 2 दूना 4 कटेगा तो आ जाएगा 1/2। अगर हम B1 अपान B2 निकालें तो हमने जैसे बताया B1 क्या है, B1 पहली समीकरण से y का गुणांक है जो है 3, क्लियर हुआ। B2 क्या है, दूसरी समीकरण से y का गुणांक, दूसरी समीकरण के y का गुणांक मतलब 6/6। तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6 कटेगा तो बराबर हो जाएगा 1/2। अब देख रहे होंगे A1 अपान A2 का मान भी 1/2 और B1 अपान B2 का मान भी 1/2। तो मतलब हम इन समीकरणों को हल नहीं कर सकते। अब हल क्यों नहीं कर सकते, जरा यहाँ पर अभी ध्यान से देखना जरा कि हल क्यों नहीं कर सकते। हल इसलिए नहीं कर सकते, अगर हमें इन्हें विलोपन विधि से हल करना पड़े। विलोपन विधि का मतलब होता है किसी समीकरण के एक चर का मान, एक चर के गुणांकों को बराबर करें और उन्हें जोड़ने या घटाने से उनको घटाने पर जो अगर कट जाते हैं तो इस तरह से हल करना विलोपन विधि कहलाती है। मतलब अगर हम बात करें, अगर हम x के गुणांक को बराबर करना चाहें तो हम पहली समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तभी तो 2 दूना 4 बनेगा। अगर हम पहली समीकरण को मान लेते हैं 2 से हमने गुणा किया तो यह बनेगा 4x प्लस 2 3 6y और प्लस 2 8 16 बराबर 0। क्योंकि यहां पर देखेंगे आप कि दोनों समान चिन्हों के, इसलिए हमें घटाना पड़ेगा। तो माइनस 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 ये भी कटेगा और ये भी कट जाएगा, ना x बचा ना ही y बचा। तो जब ना x होगा और ना y होगा तो हम मान किसका निकालेंगे। इसलिए ऐसे समीकरण जब भी कंडीशन बने A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 तो समीकरण असंगत कही जाती हैं और उनका मान नहीं निकाल सकते। तो यहां से भी 2 कंडीशन बनती हैं। 2 कंडीशन इस प्रकार से कि अगर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, एक कंडीशन ये होगी। और दूसरी जो कंडीशन है वो होगी A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 और बराबर C1 अपान C2। दूसरी कंडीशन ये बनेगी असंगत में। तो अगर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 अगर है तो यहां पर कहा जाएगा कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। मतलब यह है ऐसी समीकरणें कभी भी हल की ही नहीं जा सकती। अगर तीनों बराबर हो जाए A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 और बराबर C1 अपान C2 हो तो यहां पे कहा जाएगा कि समीकरण युग्म की अनंत हल होंगी। अब अनंत हल होंगे का मतलब, अनंत हल होने का मतलब यह है कि जब भी ऐसी पोजीशन आएगी तो दोनों जो समीकरण हैं या उनसे जो रेखाएं बन रही हैं दोनों समांतर हो जाएंगी। और दोनों समांतर रेखाएं आप जानते हैं कभी भी एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काटती हैं, या ये कह लिया जाता है कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं जाके। तो उस स्थिति में दोनों के अनंत अनेक हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक तो है ये संगत में A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, इसमें कहा जाएगा या पूछ दिया जाए कि क्या इन समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, तो आप A1 अपान A2 और B1 अपान B2 निकाल लीजिए और देखिए अगर दोनों बराबर हैं तो असंगत हो जाएंगे और दोनों अगर बराबर नहीं है तो संगत होंगे और संगत होंगे तो अद्वितीय हल होगा।
वैसे असंगत के पॉइंट पे आएंगे a1/a2 बराबर b1/b2, तो सीधी सी बात है असंगत तो होंगे। अगर असंगत पूछा जाएगा तो यहाँ से काम चल जाएगा, लेकिन अगर पूछ देता है कि कोई हल नहीं है या परिमित रूप से अनेक हल हैं तो आपको यहाँ तक पॉइंट लाने पड़ेंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 या c1/c2 तीनों के मान निकालिए, दो बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तो कोई हल नहीं होगा। अगर तीनों बराबर हो जाए तो समीकरण के अनंत अनेक हल हो जाएंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे रोकते हैं। तो अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छी बात है, तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।